हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज मैं पहले 2 मिनट तो आपसे बात करूंगा क्योंकि ये वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है। अपने चैनल का पहला वीडियो है ये क्लास 8 के लिए। और क्लास 8 के लिए वीडियो आने में इसलिए समय लग गया था कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास 8 का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो सिलेबस चेंज हो गया तो देखो टॉपिक्स तो वही रहते हैं लेकिन सिलेबस चेंज हो जाता है, क्वेश्चंस वगैरह चेंज हो जाते हैं और थोड़ा बुक का स्टैंडर्ड वगैरह वो भी चेंज हो जाता है। इसलिए मैं वेट कर रहा था काफी दिन से। बच्चों को जल्दी भी थी कि सर क्लास 8 के लिए वीडियो लेके आइए, क्लास 8 के लिए लेके आइए। तो मैंने उनको यही कहा था कि आप वेट कीजिए, क्लास 8 के लिए जल्दी वीडियो आने वाला है। तो आज जो आपका जो ये वीडियो है क्लास 8 के लिए है। तो ये वीडियो है जो क्लास 8 की जो नई बुक्स आ चुकी है, जो एनसीईआरटी पे आधारित है, जो इस साल आपके लिए लगने वाली है, उस बुक पे है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बुक दिखा देता हूँ, वो बुक कैसी है। तो देखो मैं आपके सामने वो बुक लेके आ रहा हूँ। जो आपकी जो बुक है वो ऐसी होने वाली है। देखो गणित है कक्षा 8 के लिए, ये आपकी ऐसी बुक होने वाली है। तो ये बुक आपके सामने है कैसी क्या होने वाली है। तो अपन जो अब क्लास 8 के जो वीडियो लेके आएंगे वो सारी वीडियो इसी बुक पे होने वाले हैं। जो हम जो लोग आपके लिए जो वीडियो लेके आए वो सारे के सारे वीडियो इसी बुक पे आने वाले हैं। आपका एक एक चैप्टर करवाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो क्लास जो 8 के बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं उनसे एक ही चीज कहना है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब पास में एक बेल आइकन है, वहां से बेल आइकन दबा दीजिए जिससे हमारा जब भी कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और एक आपको वीडियो अधिक से अधिक क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। इससे क्या है कि और बच्चे जुड़ जाएं और बच्चों को बेनिफिट हो जाए। और अभी तक क्लास 8 की बुक किसी को नहीं मिली है, अपने पास आ चुकी है। तो अपन स्टार्ट करेंगे। गणित विषय है, कक्षा 8 के लिए है। चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। दूसरी बात की मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा क्लास 8 के जो बच्चे होते हैं एक्चुअली वो बच्चे ही होते हैं, उनकी कैचिंग पावर ठीक होती है लेकिन वो इतना जल्दी कैच नहीं कर पाते। अगर मैं जल्दी पढ़ाऊंगा, फास्टली पढ़ाऊंगा तो वो नहीं समझ पाएंगे। क्लास 10 और 11 12 के लिए पढ़ाता हूँ वो समझ आते हैं, लेकिन क्लास 8 के बच्चों को थोड़ी सी बेसिक है यहाँ से। तो आराम से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा। फिर भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में गुड लिख के अपना नाम भी लिखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अपन कि पहले अपन ने चैप्टर लिया आपकी बुक का, चैप्टर 2 लिया है। उस चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। आपके चैप्टर 2 लिया है, उस चैप्टर का नाम क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण की। तो इस चैप्टर में अपन क्या क्या बात करेंगे कि समीकरण क्या होती है, एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे और समीकरण हल की बात करेंगे, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपने देखो क्लास 7 में क्या पढ़ा था। मैं आपको बताऊं कि आपने क्लास 7 में क्या पढ़ा था उसकी बात करते हैं। तो आपने क्लास 7 में क्या पढ़ा था, आपने क्लास 7 में एक वर्ड पढ़ा था बीजीय व्यंजक। क्या, बीजीय व्यंजक। तो बात करते हैं सबसे पहले बीजीय व्यंजक क्या होता है। एक आपने क्या पढ़ा था, समीकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था, समीकरण। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 7 की कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं। मुझे पता आप पढ़ के आए हो लेकिन भूल गए होंगे, इसलिए मेरा दायित्व तो बनता है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। तो आपको मैं उदाहरण के माध्यम से बता दूं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। जो यहाँ पे जो मैं उदाहरण लिख रहा हूं वो सारे किसके हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे मैंने लिखा 2x, मैंने लिखा 2x - 3, मैंने लिखा आपके सामने 3x + y, मैंने लिखा 5x + 3, ठीक है। मैंने लिखा x + y + z। ये जितने भी उदाहरण मैं लिख रहा हूं ये किसके हैं, बीजीय व्यंजक के। अब मैं देखो आपके सामने कुछ समीकरण के उदाहरण भी लिखूंगा। तो जो उदाहरण जो मैं लिखूंगा वो किसके लिखूंगा, समीकरण के। तो अब मैं जो उदाहरण लिख रहा हूं वो जैसे लिख रहा हूं कि 2x = 2, ठीक है। 2x - 3 = 4, 3x - 4 = 1, 2x - 1 = 2। ये जो मैं उदाहरण लिख रहा हूं ये उदाहरण किसके हैं, समीकरण के। तो आपने देखा होगा कि बीजीय व्यंजक और समीकरण में फर्क क्या हुआ, कि बीजीय व्यंजक और समीकरण में फर्क ये हुआ कि समीकरण में हमेशा किसका चिन्ह आता है, इक्वल का चिन्ह आता है। समीकरण में हमेशा किसका चिन्ह आता है, इक्वल का चिन्ह आता है। तो अगर किसी इक्वेशन
वो होगी जहां पे क्या होगा, इक्वल का चिन्ह होगा, ठीक है। और जहां पे इक्वल का चिन्ह नहीं होगा वो क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। मतलब आपकी लैंग्वेज में मैं शॉर्ट भाषा में बता रहा हूं, पूरा हाई लेवल पर नहीं बता सकता, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड जितना होगा उतना ही मैं बताऊंगा। तो आपने ये देखा कि बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं होता है और समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, ये फर्क होता है। ये आपने 7th क्लास में पढ़ के भी आए हो, ठीक है। और बाकी मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है। अब चलते हैं अपन आगे अपने टॉपिक की तरफ, कुछ कुछ बातें लेके चलते हैं अपन फटाफट से बिना रुके। तो अपन लेके चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब अपन ने सबसे पहले जो लिया है चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में मैंने आपको समीकरण बता दिया था क्या होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। तो अपन जो आगे चलेंगे तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण की, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक लेंगे अपन एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल की बात करते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण की अपने हल की बात करते हैं। तो देखो मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2x - 4 = 6। मैंने आपके सामने लिखा 2x - 4 = 6। तो ये आपका जो समीकरण है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण। आपको कैसे पता चलेगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? देखो मैं आपको बता दूं कि आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे एक चर है, ठीक है। मतलब एक चर का मतलब आपकी सीधी सी बात करें, चर की घात कितनी होनी चाहिए, एक। आपकी चर की घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अगर आपकी चर की घात 2 हो जाए तो आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, फिर वो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाए। कैसे? जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल ले लिया 2x² + 1 = 7। तो ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है, चर की घात कितनी है, 2 है। चर की घात कितनी है, 2 है। तो आपको क्या याद रखना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, जिसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जिसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए, 2। अब अपन बात करते हैं आगे कि मान लो मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूं आपको बेसिक के बारे में। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिखा आपके सामने 4x - 5 = 6। ये आपको पता है कि एक क्या है, एक समीकरण है। तो इसके बारे में आपको एक एक चीज बताऊंगा, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो कुछ चीजें मैंने आपको अभी बताई। देखो एक तो मैं आपको बताता हूं कि आपके सामने कोई क्या है, समीकरण है। जो इसका इधर वाला जो पद होता है इसको बोलते हैं LHH। क्या बोलते हैं, LHH। इसको फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड। इसकी फुल फॉर्म क्या क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड। और जो इधर वाली जो समीकरण होती है वो कौन सी होती है, RHH। इसकी फुल फॉर्म होती है राइट हैंड साइड। हिंदी में बात करें तो ये तो होता है दायां पक्ष, ये तो क्या होता है, दायां पक्ष। और ये होता है कौन सा, बायां पक्ष। ये कौन सा होता है, बायां पक्ष। देखो मैं आपको बता चुका हूं कि इधर तो वाला होता है LHS और इधर वाला क्या होता है, RHS। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा इस समीकरण के माध्यम से। अब देखो ये अक्ष को क्या गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो ये जो 4 गुना हो रहा है इसको क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। देखो इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये जो अक्ष से जो गुणा हो रहा है 4, ये क्या है, गुणांक है। इसको क्या बोलते हैं, गुणांक। और अभी भी मैंने बताया कि जो ये अक्ष होता है इसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ये अक्ष जो होता है इसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, ठीक है। और इसका आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। लेकिन इसको अगर हिंदी में बात करें ना तो इसको समता बिंदु कहते हैं। अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बात करें तो इसको क्या कहते हैं, समता बिंदु। वैसे इसको कहते हैं बराबर। तो इसका याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको इसकी जरूरत रखने की जो ये अक्ष के साथ जो गुणा हो रहा है इसको कहते हैं गुणांक। और जो ये अक्ष है वो क्या है, आपका चर है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं कि साहब ये जो 6 है, ये जो 6 ये क्या है, ये आपका क्या है, अचर है। ये आपका क्या है, अचर है। इसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो आपको मैंने ये बताया कि रैखिक समीकरण में घात कितनी होती है, चर की घात कितनी होनी चाहिए, 1। अगर आपका एक रेखीय समीकरण है तो चर की घात कितनी होनी चाहिए,
1 होनी चाहिए। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसको आप देख के बताएंगे कि ये एक चर वाले रेखीय समीकरण है या नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो आप उनको देख के बताएंगे कि एक चर वाले रेखीय समीकरण के एग्जाम्पल है या नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 2y प्लस 3/2 इक्वल टू 31/4। ठीक है। दूसरा मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं 5x प्लस 6y इक्वल टू 7। तीसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं आपके सामने 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। ठीक है। चौथा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं आपके सामने x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है। और पांचवा मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं 4x प्लस 6 इक्वल टू 7। ये आपके सामने, तो आप इनको देख के बताइए कौन सा एक चर रेखीय समीकरण है। तो आप बताइए क्या ये एक चर वाले रेखीय समीकरण है क्या? तो ये साहब एक चर वाली रेखीय समीकरण है। क्यों है? क्यों देख इसमें क्या है, ये तो है गुणांक और ये आपका क्या है चर, और मैंने कहा कि चर की घात कितनी होनी चाहिए 1। तो क्या यहाँ पे चर की घात 1 है क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे चर की घात कितनी है 1। तो ये आपका क्या होता है एक चर वाले रेखिक समीकरण। क्या ये आपका एक चर वाला रेखिक समीकरण है क्या? जी ये एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे चर की घात तो 1 ही है, चर की घात तो कितनी है 1 ही है, लेकिन यहाँ पे चर कितने आ गए 2। एक तो x चर आ गया, एक आपका चर क्या आ गया y चर आ गया। तो ये आपका एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है। क्या ये आपका एक चर वाला रेखिक समीकरण है क्या? जी आपका ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चर की घात कितनी आ गई 2 आ गई। क्या ये आपका एक चर वाला रेखिक समीकरण है क्या? बिल्कुल ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे चर की घात कितनी है 1 है। क्या ये आपका एक चर वाला रेखिक समीकरण है क्या? बिल्कुल ये एक चर वाला रेखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी आ गई 1 है, तो चर की घात कितनी है 1। तो ये एक चर वाला रेखिक समीकरण हो गया। ये अपनी कुछ बेसिक्स की बात की थी जो मैं आपके सामने कर चुका हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो आपका बुक का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो आपकी बुक का जो पहला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1, वो ले रहा हूं। आपको एक एक उदाहरण कराऊंगा, एक एक आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आपका उदाहरण क्या है लिख देता हूं मैं। हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात कीजिए किसका? 2x माइनस 3 इक्वल 7 का। आपको हल याद करना है किसका? 2x माइनस 3 इक्वल 7 का। देखो इन समीकरण को हल करने की मैं आपको कुछ विधियां बताता हूं। कौन कौन सी विधियां हैं देखो आपके सामने। मैं इसका हल करता हूं क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने समीकरण क्या लिया 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या लिया 7 लिया। अब देखो ये तो आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका क्या है राइट हैंड साइड है। तो क्या अगर मैं दोनों पक्षों में 3 जोड़ दूं, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों मैंने क्या जोड़े 3 जोड़े। मान लो ये आपका बाई है और ये आपका बाई है, आपके पास सब कुछ इक्वल है। ठीक है। तो अगर अपन ने इसको 3 लड्डू दे दिए तो ये बिल्कुल रोएगा, ये कहेगा मुझे भी 3 लड्डू दो। तो अपन ने क्या किया इसको भी 3 लड्डू दे दिए। तो अब ये दोनों पक्ष बराबर तो हो गए ना, संतुलित हो गए ना। तो इधर मैंने क्या किया 2x माइनस 3, इसमें 3 जोड़ दिए और इसमें भी मैंने क्या कर दिया 3 जोड़ दिया। तो देखो 2x ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 0 हो गया इक्वल टू इस साइड कितना हो गया 10। ठीक है। अब देखो इधर मैंने क्या किया 10/2 कर दिया, कितना है x बराबर 5। क्या किया यहाँ पे 2 जो गुणांक है किसका x का, वो इधर अगर कोई संख्या गुणा में होती है उसको बराबर में उधर लेके जाए वो किस में हो जाती है भाग में हो जाती है। कुछ चीजें आपको बचपन वाली याद दिलाता हूं। देखो अगर इधर कोई संख्या प्लस में हो और उसको बराबर के उधर लेके जाएं तो वो संख्या क्या हो जाती है माइनस की हो जाती है। ठीक है। अगर इधर कोई संख्या आपकी किसकी हो माइनस की हो, अगर उसको मैं बराबर के उधर लेके जाऊंगा तो वो किसकी हो जाती है प्लस की हो जाती है। ठीक है। अगर आपकी इधर संख्या किसकी हो गुणा, अगर कोई संख्या इधर गुणा हो रही है, अगर मैं उसको बराबर के उधर लेके जाऊंगा तो वो किसकी हो जाएगी भाग की हो जाएगी। ठीक है। अगर इधर आपकी संख्या किस में हो भाग में हो और मैं उसको उधर लेके जाऊंगा किस में हो जाएगी गुणा में। ये चीजें आपको
पता है, बचपन में सीख के नहीं पता तो मैं अभी आपको एक एक चीज बेसिक से बताऊंगा, तो आपको ये चीजें भी ध्यान रख लिए। एक तो आपको इस समीकरण को ऐसे सोल्व कर सकते हो, दूसरा जो इसका तरीका है सोल्व करने का वो देखो कैसा है, वो तरीका आपके सामने लेके आ रहा हूं। आपके सामने समीकरण क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना है, 7 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो ये आपका 3 है, 3 को आपने क्या बोला था, अचर पद बोला था, क्या बोला था, अचर बोला था, तो इस अचर को उधर लेके जाओगे तो 2x इक्वल टू 7 तो पहले से। अब ये 3 इधर आया, इधर किसका था, ये किसका था, इधर ये माइनस का था, तो इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 7 और 3 कितना होता है, 10। अब देखो 2 किस में था, गुणा में था, इधर आते किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया, 5, x बराबर आपका कितना आया, 5 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? तो आपकी जो बुक्स है ना क्लास 8 की, तो आपको जितनी भी इक्वेशन सोल्व करनी है वो आपको इस मेथड से करनी है। ये मेथड मेरा बताने का कर्तव्य था जो आपको मैंने बताया। तो आपके जितने भी उदाहरण और आपको जितने भी समीकरण हल करनी है वो इस मेथड से करनी है। तो आगे ये मेथड आपको अच्छे से आने लग जाएगा, क्योंकि अपन जैसे जितने क्वेश्चन करेंगे उतना आपको आता जाएगा। अब अपन बात करते हैं आपके उदाहरण नंबर 2 की। तो मैं लिख देता हूं उदाहरण नंबर 2 क्या आपका। तो देखो उदाहरण नंबर 2 लिख रहा हूं। उदाहरण नंबर 2 जिसको उतारना होता है वीडियो रोक के उतार लें, स्क्रीनशॉट लेके उतारें। तो आपका मैं उदाहरण 2 लिख रहा हूं, आपका उदाहरण बुक का ही ले रहा हूं। उदाहरण क्या है, हल कीजिए 2y + 9 = 4। देखो मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं कि आपके पास अभी किताब आई नहीं और आएगी भी नहीं, और देखो लॉकडाउन का बहुत लंबा समय, पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपका यही है। अब देखो मैंने आपको सोल्व कैसे करना सिखाया, कि आपको सोल्व कैसे करना है हल। 2y + 9 = कितना है, 4। मैंने कहा था कि आपका जो अचर पद होता है उसको बराबर के किधर ले जाओ, उधर लेके जाओ। तो आपका जो अचर पद है उसको उधर लेके जाएंगे। तो इधर पहले से 4 था, ये जो आपका अचर पद किसका था, प्लस का था, उधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो किसका हो गया, माइनस का 9। तो आपका 2y, अब बताओ 4 में से 9 नहीं जाता है, लेकिन जाता है। 9 में से 4 जाता है, कितना बचता है, अरे 9 में से 4 जाता है, कितना बचता है, 5 बचता है। लेकिन निशान किसका, माइनस का। अरे आपने नहीं सीखा क्या, अगर आपकी बड़ी संख्या माइनस की होती है तो निशान किसका आता है, माइनस का आता है। तो आपका 2y = कितना आया, -5। तो y = कितना आया, यहाँ 2 किस में है, गुणा में, उधर जाते किस में हो जाएगा, भाग में। तो y का मान कितना आया, y = -5/2 आ चुका है। आपका ये उदाहरण नंबर 2 भी हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं आगे आपके उदाहरण नंबर 3 में। तो आपका उदाहरण नंबर 3 क्या है वो देखो फटाफट। उदाहरण नंबर 3 एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल करवाऊंगा। क्या है, हल कीजिए x/3 + 5/2 = -3/2। इसको अपन को क्या करना है, हल करना है। तो अपन चलते हैं सॉल्यूशन में। x/3 + 5/2 = -3/2। आपको सबसे पहले क्या करना है, अचर पद को क्या लेके जाना है, उधर लेके जाना है। तो ये आपका x/3, इधर पहले से -3/2 था, तो ये आपका अचर पद उधर आया, तो क्या हो गया, -5/2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, -5/2। तो ये आपका क्या है, x/3। ठीक है, ये आपका क्या है, x/3 = अपन इधर क्या लिया, 2 एलसीएम ले लिया। तो इधर 2 एलसीएम लिया तो क्या है, -3 और -5। एलसीएम लेना आता ना, 2 का भाग 2 में दिया 1 को -3 से गुणा किया -3, 2 का भाग 2 में दिया 1 को -5 से गुणा किया -5। तो आपका x/3 = कितना है, -3 और -5 कितना होता है, -8 होता है। जब दो संख्या सेम होती है तो क्या करती है, जुड़ जाती है। जब इसका भाग दिया तो आपका कितना है, -4। अब देखो ये 3 किस में है, भाग में, बराबर की उधर जाते किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। बराबर की उधर जाते किस में हो जाएगी, गुणा में। तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा, -3 × 4। तो कितना हो गया, -12। आपका आंसर आ चुका है, -12। तो आपका उदाहरण नंबर 3 भी कंप्लीट है। अब बात करते हैं आपके उदाहरण नंबर 4 की। तो मैं आपके उदाहरण नंबर 4 की बात करता हूं फटाफट। तो आपका उदाहरण नंबर 4 क्या है वो देखो क्या है। तो उदाहरण नंबर 4 आपका है
सबसे पहले मैं उदाहरण नंबर 4 की बात कर लेता हूँ आपके। तो उदाहरण नंबर 4 क्या है आपका, तो उदाहरण नंबर 4 में लिख देता हूँ क्या है, हल कीजिए। 15/4 माइनस 7x इक्वल टू 9। इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 15/4 माइनस 7x इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे अक्षर पद कौन सा है, देखो ये अक्ष का जो गुणांक है ये तो हो गया गुणांक है, और ये आपका अक्ष क्या है, चर है। तो अपन अक्षर पद को साइड भेजते हैं, तो ये क्या बच गया, माइनस का 7x, इधर पहले से 9 था तो इधर किसका आया, माइनस का 15/4। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, हमेशा 1 होता है, सबका मालिक 1 है। तो आपका क्या है, माइनस का 7x इक्वल टू 4 की जगह 4 एलसीएम ले लिया, कि ऐसी संख्या लेते हैं इसमें 1 का ही भाग रहता है और 4 का ही भाग रहता है, तो अपन ये ले लिया। 1 का भाग 4 में दिया, 4 को 9 से गुणा किया, कितना आया, 36। 4 का भाग 4 में दिया, 1 बीच में निशान किसका, माइनस का, 1 को 15 से गुणा किया, कितना आया, 15। तो माइनस का 7x, 36 में से 15 जाता है, कितना बचता है, अरे 36 में से 15 जाता है, कितना बनता है, 21 बचता है। 21 प्लस का बटा 4। अब देखो ये 7x किस में है, माइनस का 7x किस में है, गुणा में, तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 21/4 इंटू माइनस का 7, तो ये 7 ही 21, तो माइनस पहले से है, तो 3/4। देखो ये माइनस है तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस की 3/4। तो आपके 4 उदाहरण है 2.1 से पहले। कल अपना जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो आपका 2.1 स्टार्ट करेंगे कल अच्छे से, और 2.1 के जितने भी आपके क्वेश्चन है कल 2.1 फिनिश करवा देंगे। तो आपका पार्ट फर्स्ट आज कंप्लीट होता है। क्लास 8 के लिए चैप्टर था एक चर वाले रैखिक समीकरण, आपकी बुक का चैप्टर संख्या था 2। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए और चैनल को शेयर कीजिए कि क्लास 8 की जो नई बुक्स आई है उसकी क्लासें इस चैनल पे लग रही है, आप सभी आ जाओ। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।